हिंद बच्चों बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बस कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। तो अपनी तैयारियों को और बेहतर करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक दिन किसी न किसी सब्जेक्ट के किसी एक चैप्टर का के कुछ प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मैं सेट करवाने जा रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसका आंसर कर अपने तैयारियों का आकलन भी कर सकते हैं या आप अपने तैयारियों को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, इस वीडियो में मैं सामाजिक अध्ययन के से कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, जिसमें से आज मैं आपको 45 से 48 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने तैयारियों को बेहतर करिए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बच्चों, इसका आंसर है कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बच्चों, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को रूस में जार कहा जाता था। सम्राट मतलब राजा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन है क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन, बुद्धिजीवी आंदोलन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का बी, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। नंबर 4, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1920 में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। नंबर 5, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कोलकाता। 1917 ईस्वी में सबसे पहला भारत में जूट मिल लगा था, उस शहर जो था वो था कोलकाता। कोलकाता में पहला जूट मिल लगा था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग मतलब जो पैसे वाले लोग थे। पैसे वाले लोग किस प्रकार के लोगों का शोषण करते थे। श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग यानी किसान, या उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठा का डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ऑप्शन है सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पथ, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बच्चों आपको बताना है। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, रेशम मार्ग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। कुरान, गीता, हदीस या बाइबल। हदीस या बाइबल। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा डी, बाइबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है।
तो बच्चों इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ही जो था वो बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, क्योंकि उन्होंने मध्य वर्ग के लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में मध्य वर्ग का ही वर्ग आता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब अर्थ होता है किसके बीच होता है? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका एक क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो बच्चों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इकहरी शासन व्यवस्था। नंबर 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, मैं आपको क्लास में भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलते हैं पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं आता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून के सबक सबको समानता दी गई है, सबको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। उत्तरदायी का मतलब यहाँ जो भी प्रधानमंत्री बनते राजा के द्वारा चुने गए शासक होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के हितों का देखभाल करते हैं, जनता के सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? ऐसा कहाँ पे लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हैं, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? इसका क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसमें जो राष्ट्रीय दल होगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। जनता दल ये राज्य का एक दल है जो कि जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। डीएमके ये तमिलनाडु में ये दल है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो पुराने समय में रामविलास की पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी वर्तमान में उसकी सरकार के अंदर में बनी हुई है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों मिलके शासन को चला रही है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा गया है। राजनीतिक दल में ही लोकतंत्र का प्राण निहित है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, लोकतंत्र की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अपने द्वारा चुना गया शासक की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर होगा जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21, सासाराम एक जगह है, उस नगर का विकास हुआ था किस समय हुआ था? उस नगर का विकास, तो आंसर होगा 21 का ए, मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना एक ऐसा राज्य था जो एक नियोजित नगर था। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो बच्चों इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 23 का ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। क्योंकि जयप्रकाश नारायण यहीं के थे जिन्होंने संपूर्ण क्रांति किया था। उन्हीं के सम्मान में पटना के हवाई अड्डा का नाम रखा गया है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। रज्जू मार्ग राजगीर में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है किधर? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार मैदान में कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो स्थित है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा, 26 का आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर जिला में कांवर झील स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग घूमे ही होंगे। उस चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि कहाँ है? पटना में है। 27 का डी, 27 का आंसर क्या होगा? डी होगा, पटना में। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन है जो जिनका नाम सड़क में नहीं आता? पूर्व पश्चिम गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सीमांत सड़कें। तो बच्चों 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ऐसी कोई सड़कें नहीं है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। 29 का राइट आंसर होगा बी, विकसित। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। राष्ट्रीय आय मतलब जहां सरकार के पास अधिक से अधिक पैसा आता है।
ठीक है। जहाँ जहाँ की सरकारों के पास अगर अधिक पैसा है वह देश हमेशा विकसित देश कहलाता है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है बच्चों एक आदमी मतलब कहाँ का जो व्यक्ति है जो एक दिन में अधिक से अधिक मजदूरी करता, मतलब तो उसको मजदूरी के बदले में उसको वेतन मिलता है, एक दिन में कितना पैसा कोई कमाता है उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति को लगभग सबसे ज़्यादा पैसा अगर किस राज्य के लोगों को मिलता है, इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर होगा डी, गोवा। गोवा के लोगों को जितना पैसा मिलता है काम करने के किसी भी काम करने के लिए उतना किसी भी इस ऑप्शन में किसी भी राज्य के लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा काम बिहार में जितना काम कीजिएगा उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उतने काम के बदले गोवा में उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक व्यक्ति का आय आमदनी कितना है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोवा के लोग कमाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। कौन सा है जो मुद्रा का कार्य वो नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा डी, उत्पादन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, 32 का ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक केंद्रीय बैंक है, बाकी पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब सरकारी बैंक में आती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये सब सरकारी बैंक होती है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक है। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही सारा बैंकों के पास पैसा जाता है। सारा बैंक के का नियम क्या होगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, तो बच्चों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुअंतरराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। थम्स अप ब्रांड को किस अंतर्राष्ट्रीय बहु कंपनी ने खरीदा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा कोका कोला। थम्स अप किसका आता है, कोका कोला का आता है। देखते होंगे आप लोग थम्स अप जो होता है, थम्स अप के ऊपर में देखिए वो लिखा रहेगा कोका कोला, ठीक है। इसलिए थम्स अप को कौन खरीद लिया है, कोका कोला खरीद लिया है। बच्चों बस कुछ क्वेश्चन और हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक हानि होती है, मतलब निम्नलिखित में किस बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। तो बच्चों बाढ़ में तो सभी चीज़ को हानि होती है, चाहे फसल हो, पशु हो, भवन हो, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। बच्चों इसमें कुछ सस्पेंस लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा, 38 का आंसर होगा ए, भूकंप केंद्र। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों इस क्वेश्चन पे भी हमको लग रहा है कि ऑप्शन दिया है दक्षिणी बिहार, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तरी बिहार जो है वो ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित जो आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो 40 का जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे मानव खुद से बनाते हैं, आतंकवाद भी मानव खुद से इस प्रकार के आपदा को लाते हैं। अब महामारी जो होती है इसका भी जिम्मेवार मनुष्य ही होता है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा नहीं रखते, अपने आसपास बना कर नहीं रखते, चीज़ों का सही से संचयन वगैरह नहीं करते, संरक्षण वगैरह नहीं करते, इसलिए बीमारियां आ जाती हैं, मानव जनित आपदाएं आ जाती हैं। जैसे कि अभी कोरोना है, ये भी क्या है, मानव जनित ही आपदा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था। बच्चों इसका कोई आंसर मैं पहले करा चुका हूँ, 41 का आंसर है। इसमें तो डाउट लग रहा है, इसमें 41 का सी दिया है जमशेदपुर, और इसके पहले दिया था कौन, पटना दिया था।
एकमात्र नियोजित नगर वहाँ पटना था। बच्चों इस पे भी डाउट है, मैं छोड़ देता हूँ इस भी क्वेश्चन को। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि समुद्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। बच्चों सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत जरूरी चीज जानना है, किसके बारे में क्या होता है इसके बारे में एक विशेष डिटेल में वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा, 43 का आंसर होगा बी, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। इसका श्रेय जाता राजस्थान के लोगों को, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन पूछता है इससे, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसे शासन प्रणाली है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, कोई नहीं। तो बच्चों नेपाल भी हम लोग के जैसा लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा, उसका चिन्ह क्या होगा, जैसे कि भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है, कांग्रेस का पंजा छाप है, जदयू का तीर छाप है। तो इसके चिन्ह को देने का काम कौन करता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा 45 का सी, निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग ही होता है, निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग ही होता है जो किसी को छाप देता है, चिन्ह देता है। जैसे कि आप देखे होंगे अभी मुखिया का चुनाव हुआ, जिला परिषद था, पंचायत समिति था, ये सबको अपना अपना चुनाव चिन्ह दिया, वार्ड सदस्य था, पंच, सरपंच, मुखिया, सब कुछ था। ये सबको क्या किया, एक चुनाव चिन्ह दिया। तो ये सब चुनाव चिन्ह का बंटवारा बांटने का काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग इस सब चीज़ को प्रदान करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो संविधान में जो लिखा गया 19वां नंबर, अनुच्छेद 19वां नंबर में लिखा गया है, उसके तहत मूल अधिकार जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो बी है, समानता का अधिकार। मतलब हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर लिंग के लोगों को अधिकार समान है, कानून सबके समक्ष समान पेश आएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है, अनुच्छेद 19 में बात की गई है समानता का अधिकार की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब जनरल डायर ने भीड़ पे गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया था। तो बच्चों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं कल फिर इसका अगले सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। आप अपने आप से आकलन कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर आपने सही करा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपने 48 में कितना क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटियाँ हैं, चूँकि ये मॉडल पेपर है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में त्रुटि हो, तो उसका आकलन आप हमें करके अगर लगा कि सर इसका आंसर ये होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा सुधारने का, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।